नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल? क्योंकि एटम के जो है अलग अलग मॉडल दिए गए हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है एटम के कुछ अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, और फिर हम लोग पढ़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक, अब ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, और हमारी एग्जाम के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है नील्स बोहर के द्वारा। ये होते हैं नील्स बोहर, इनके द्वारा जो है ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया है। इसमें हमको एग्जाम के अंदर जो है, हमारी एग्जाम के अंदर जो है 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल होता है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ये हम लोग थोड़ा सा एक छोटी सी लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है प्लांक क्वांटम थ्योरी कि यहाँ पर जो लाइट होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, उन एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। उन एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। और लाइट के केस में इन क्वांटा को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्लांक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। इस थ्योरी में हमने ये बोला था कि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम लोगों के पास आया था, E = हमने लिखा था hν। ये क्या है? एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो, और उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट हमको दिया गया है एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी होती है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखें तो समझेंगे इधर ध्यान से। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और यदि मैं निकालना चाहूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैं क्या बोलूँगा? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यदि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बोले He+, कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी स्पीसीज हो सकती है जिसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? बोले यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे लिखा बोले हीलियम लिखा है, तो हीलियम के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैंने यहाँ लिखा लिथियम 2+ लिखा है, तो लिथियम 2+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोले 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैंने लिखा बोले लिथियम, केवल लिथियम लिखा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोले 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो हमको पता है कि जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर बोला जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, उनके लिए जो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। मतलब इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी के लिए बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल होती है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि इसमें जो है कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं। पोस्टुलेट में यदि बात करें तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या आता है, इसके अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से चीज को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही बोला गया है कि एटम जो होता है उस एटम के बीच सेंटर में एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। एक हेवी, वो भी स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है
जिसे क्या बोला गया है, न्यूक्लियस बोला गया है। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। यही बात जो है कहीं न कहीं रदरफोर्ड के द्वारा भी बोली गई थी, उसी बात को फिर से रिपीट किया गया है बोहर के द्वारा, ठीक। लेकिन बोहर ने एक पॉइंट और यहाँ पर ये जोड़ा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट बोला जाता है, और उस ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी। रदरफोर्ड ने केवल इतना बोला था कि एटम के बीच सेंटर में हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है एक सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक। इतना सा बोला था। लेकिन बोहर के द्वारा क्या बोला गया है, बोहर के द्वारा क्या बोला है कि एटम के बीच सेंटर में जो है हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे क्या बोला जाता है, बोले न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक। और वहां पे जो है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस सर्कुलर पाथ को, ये जो सर्कुलर पाथ है हमारे पास, इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया है, ऑर्बिट बोला गया है। या तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, या तो ऑर्बिट बोला जाएगा, या फिर एनर्जी शेल बोला जाएगा, या फिर एनर्जी शेल बोला जाएगा। और इनकी जो एनर्जी है, इन शेल की जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी होने वाली है इन शेल की, वो एनर्जी कैसी होगी, डेफिनेट होगी, मतलब फिक्स होगी। एनर्जी कैसी होगी, फिक्स होगी। अब यहाँ पर जो है पहले वाले शेल को क्या नाम दिया गया है, के शेल बोला गया है। सेकंड नंबर के शेल को क्या बोला गया है, एल शेल बोला गया है, फिर एम शेल बोला गया है, फिर एन शेल बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर इनको हम लोग n = 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसे हम लोग आगे डिटेल में क्वांटम नंबर के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ जो है शेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ जो हमको शेल दिए गए हैं, ये जो हमको यहाँ पर शेल दिए गए हैं, इन शेल की एनर्जी कैसी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ठीक। चलो, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे चले तो आगे की पॉइंट की बात करते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जो शेल की एनर्जी है वो तो फिक्स है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को इमिट करता है। एक फिक्स एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करें, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, मान लो हमारे पास जो है कि इस तरीके से एक एटम बनाया है, न्यूक्लियस है, उसका शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेल बना दी, ऑर्बिट बना दी। अब मैंने ये बोला है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स एनर्जी शेल पर क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है, रिवॉल्व होता जा रहा है, ठीक। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिवॉल्व हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब जब तक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी नहीं दी जाएगी, तब तक ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आने वाली है, ये फोटोन के फॉर्म में आने वाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या तो यहाँ तो ये तो n = क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन n = 2 में जाएगा, या फिर 3 में जाएगा, या फिर 4 में जाएगा, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर ही निकल जाए, ठीक। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, ठीक। यदि ज्यादा एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं बाहर ही निकल जाएगा। तो उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जाएगा। अब ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, हायर में जा रहा है। लोअर से कहाँ पे जाता है, यदि हायर में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन यदि कहाँ पे जाता है, हायर से लोअर में जाता है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यदि लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यदि हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे समझते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है, देखेंगे पॉइंट के अंदर ध्यान समझेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल देन एनर्जी इज इमिट, ठीक है। ये तक बात हम लोग समझ आती है। अब इसके अंदर ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन की भी एक पोजीशन रहती है।
इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूमता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? NH/2π के बराबर होता है या H/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको भी देखते हैं। पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमको ये तो पता है कि मोमेंटम क्या होता है। यदि मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का होता है। सबसे पहली बात, और उस पार्टिकल का जो मास है, उस मास और साथ में वो कुछ मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट किया जाता है। तो मास इनटू वेलोसिटी जो है क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। मतलब यहाँ कोई पार्टिकल दिया गया है और ये मोशन में है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो मैंने बोला ये मास और इसकी वेलोसिटी होगा, दोनों का N2 कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोमेंटम आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है क्या? लेकिन यदि पार्टिकल जो है इस तरीके से राउंड शेप में कहीं ना कहीं मोशन में है, सर्कुलर पाथ में, ठीक, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। सर्कुलर पाथ में मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर रेडियस भी आ जाती है। जब सर्कुलर पाथ में मोशन में होगा तो हम लोग क्या करते हैं? mv तो मोमेंटम हो गया, ये तो लीनियर मोमेंटम है, ठीक। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रेडियस का भी इंटू कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? mvr हो जाता है। ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π के बराबर होना चाहिए। वहीं पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन जो है हमको पीटी के अंदर, मतलब हमारी एग्जाम के अंदर भी कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब वहां पर जो n होता है वो n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल होता है। यदि हमको ये पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हमको तो पता ही है, बोले NH/ क्या होता है? बोले 2π होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आने वाला है? H/2π आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यदि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो बोलेंगे, लेकिन सेकंड शेल के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है और यदि उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? n की जगह 2 रखेंगे, 2h/2π हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो h/π हो जाएगा। तो ये हम लोग सभी शेल, मतलब सभी ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। हमको हमारी एग्जाम के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो पूछा गया है 5th ऑर्बिट के लिए। 5th ऑर्बिट के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमको पूछी गई है। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई भी कठिन चीज इसमें नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से यदि हम लोग आगे बढ़े तो इस बोहर एटॉमिक मॉडल की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, ठीक। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बनाया एक न्यूक्लियस और यहाँ पर पहला शेल, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से मैंने बहुत सारे शेल बनाए। तो मैंने ये बोला है कि यहाँ पर n क्या है? बोले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? n फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है और हमको बोला है कि बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी, न्यूक्लियस से इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक। तो रेडियस इसी को बोला जाएगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है, वही क्या है? उसकी रेडियस हो जाएगी। या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो ये रेडियस कितनी होगी, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये रेडियस कितनी होगी। ये रेडियस कैलकुलेशन करने के लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमको दिया गया है। फॉर्मूले के अंदर जो है हमको क्या क्या दिया गया है, ध्यान से उस चीज को समझेंगे। हमको दिया गया है, देखेंगे ध्यान से, कि R = n² h² अपॉन में क्या है 4π² m² z, ठीक। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड, इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 4 अपना कांस्टेंट हो गया, पाई अपना कांस्टेंट हो गया। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमको पता है 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। ये यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। z क्या है? z क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक। अब ये z जो है स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि z यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है।
फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जेड मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, बोला हाइड्रोजन दिया गया है तो यहाँ 1 आ जाएगा जेड। ठीक, यदि मान लो He+ दिया गया है, ठीक, He+ दिया गया है तो जेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि लिथियम 2+ दिया गया है तो 3 आ जाएगा। यदि Be3+ दिया है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके अंदर, एटॉमिक नंबर तो वही आने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर n जो है हमको कौन से शेल के लिए रेडियस पूछा है, n=1 के लिए पूछा है, 2 के लिए पूछा है, 3 के लिए पूछा है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, n² और z, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से, R फॉर्मूला आने वाला है 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम। क्या फॉर्मूला आने वाला है, 0.529। यहाँ पर 0.53 भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो लगभग। ठीक है, तो 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम में हमको दिया गया है। अब मान लो हमको ऑप्शन में जो है मीटर में हमको रेडियस दी गई है, तो हमको जो है एंगस्ट्रॉम को जो है मीटर में भी कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर हो सकता है। ठीक, या हो सकता है वो हमको सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर में दिया तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। या हो सकता है नैनोमीटर में पूछ ले, तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये यूनिट का कन्वर्जन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें इनका इनटू कर देंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिया गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, हाइड्रोजन बोला गया है तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगा। इस हाइड्रोजन के लिए जो है मुझे पता है कि Z तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और N मुझे क्या क्या दिया गया है, N मुझे 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 और 4 सभी के लिए हमको पूछा गया है। ठीक है, अब चीज को ध्यान से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया है, ठीक, ये हाइड्रोजन लिख दिया। ये मैंने क्या बनाया, फर्स्ट शेल बनाया। मतलब यहाँ मैंने N क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक, फिर मैंने यहाँ बनाया सेकंड शेल, N क्या लिखा है, 2 लिखा है। फिर मैंने थर्ड शेल बनाया है, N क्या लिखा है, 3 लिखा है। फिर मैंने फोर्थ ऑर्बिट या शेल बनाया है, N 4 लिखा है। ठीक है, मुझे हर एक शेल के लिए जो है क्या बताना है, रेडियस बताना है। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बोले इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो रेडियस क्या होने वाली है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो रेडियस क्या होने वाली है। तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, बोले R क्या है, 0 पॉइंट, फॉर्मूला क्या है, R 0.529 इंटू ऊपर क्या था, n²। n कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, तो 1। और z कितना है, 1। ठीक, और यूनिट तो एंगस्ट्रॉम में है, तो यहाँ पर R क्या आया है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन की जो फर्स्ट शेल की जो रेडियस होती है उसे बोहर रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोहर रेडियस बोला जाता है, जिसे हम लोग A0 से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, A0 के बराबर है। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A0 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहाँ यूनिट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मीटर में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको जो मिली है रेडियस, फर्स्ट शेल की रेडियस मिली है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड शेल की रेडियस की बात करते हैं। फॉर्मूला तो हमको दिए गए हैं, बोला R क्या फॉर्मूला है, 0.529 होता है। ठीक है, इनटू n², तो n यहाँ पर कितना हो गया, 2, तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, z कितना आने वाला है, तो z तो 1 ही आने वाला है। अब या तो मैं इनटू करके लिख दूं एंगस्ट्रॉम में, या फिर मैं R क्या लिख दूं, 4A0 लिख दूं। ये भी मेरा आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको चलना है। यदि मान लो A0 के फॉर्म में हमको आंसर दिया है ऑप्शन में, तो इस फॉर्म में लेके चलेंगे। हो सकता है हमको एंगस्ट्रॉम में इनटू करके दिया है तो इनटू करके लिखेंगे। हो सकता है मीटर में दिया है तो 10⁻⁻10 का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। ठीक, हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हो तो 10⁻⁸ का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। नैनोमीटर में दिया है तो 10⁻⁻1 का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। ठीक है,
चलो अब फिर आप बात करते हैं आगे थर्ड शेल के लिए। थर्ड शेल के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोले R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529। अब यहाँ ध्यान से देखो n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक। अब 3 हो गई तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। Z तो 1 ही होने वाला है क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9A0 हो जाएगा, या इंटू करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यदि फिर आगे चलें तो यदि हम लोग फोर्थ शेल के लिए निकालें तो यहाँ क्या आने वाला है, बोले R इज इक्वल टू लिखेंगे 0.529 लिखेंगे इनटू यहाँ क्या करने वाले हैं n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 16 हो जाएगा, Z हमारा 1 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 16A0 हो गया, या फिर इंटू करके लिख दो, बात एक ही है, ठीक। तो इस तरीके से हर एक शेल के लिए हम लोग जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अब यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से यदि हम लोग थोड़ा आगे चले तो एक क्वेश्चन हमको दिया है कैलकुलेट द बोहर रेडियस ऑफ He प्लस आयंस, ठीक। हमको हीलियम प्लस मतलब He प्लस के लिए रेडियस कैलकुलेट करना है, वो भी बोहर रेडियस। तो हमको n की वैल्यू नहीं दी है, n की वैल्यू नहीं दी है तो हमको n जो है क्या मान के चलना है 1, ये अंडरस्टूड है, ठीक। Z हमको ऐसे ही समझ में आता है कि हीलियम प्लस दिया है तो Z जो है Z तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता जब तक प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, ठीक। तो Z यहाँ क्या होने वाला है 2 होने वाला है, ठीक है। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडियस का फॉर्मूला अभी हाल हम लोग लिखते आ रहे हैं, बोले 0.529 होगा इनटू n स्क्वायर कितना है, बोले n स्क्वायर तो 1 ही है, कुछ नहीं दिया है तो 1 का 1 रहेगा, और Z कितना है 2, तो 2 लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये तो A0 के बराबर है तो A0 अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यदि A0 के फॉर्म में आंसर दिया है तो ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके लिखना है तो डिवाइड करके लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको चलना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें कठिन चीज नहीं थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सेकंड जो एप्लीकेशन हमारे पास आने वाली है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हमको फिर से एक बड़ा वाला फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस क्या करता है एनर्जी रिलीज होती है उसको बताता है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर दिया गया है, ठीक। 2 पाई स्क्वायर ME4 Z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये 2 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट हो गया, E कांस्टेंट हो गया, वही जो भी बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, Z हमारा एटॉमिक नंबर होगा, H हमारा प्लांक कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है n स्क्वायर और Z स्क्वायर, यही चेंज होने वाले हैं, यही चेंज होंगे तो इनको रखना है। बाकी सारे कांस्टेंट की जब वैल्यू पुट की जाती है तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है -13.6 इनटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमको दिया गया है, ठीक है। यदि मान लो हमको जूल पर एटम में दिया हो, क्या दिया हो जूल पर एटम, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, उसको जूल पर एटम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही जूल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इस वैल्यू का इंटू कर देंगे तो जूल पर एटम हो जाएगा, इसे हम लोग अर्ग पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से इंटू करके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको चलना है, ठीक है। तो सबसे मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैक्सिमम केस में जो है 99% केस में हाइड्रोजन का ही केस हमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल के लिए ऑर्बिट के लिए हमको एनर्जी पूछी गई है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बनाया है, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट बनाया मैंने न्यूक्लियस के बाद, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक। अब यहाँ मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाता है तो इसे क्या बोला जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हमको एग्जाम में एक्साइटेड स्टेट बोला गया है या ऑर्बिट बोला गया है। यदि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा गया है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, तो हमको n की वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है, सेकंड रख के हमको 2 नहीं रख देना है। तो ये भी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के हमारे दिमाग में आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही हमको वैल्यू पुट करना है। बस वैल्यू पुट करते से हमारा आंसर आ जाएगा, फिर तो काटना ही अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बनाया मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक। ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और ये चौथा शेल, ठीक है। यहाँ n इज मैंने लिखा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिफ्थ भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, आगे हम लोग चल सकते हैं। तो पहले शेल के लिए यदि मैं बात करूँ तो यहाँ -13.6 इंटू Z²/n²। Z कितना है, बोले हाइड्रोजन बोला गया है तो Z तो हमेशा 1 ही रहने वाला है, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर n² मतलब 1 का स्क्वायर 1 वही होने वाला है। तो E = यहाँ पर क्या आने वाला है, -13.6 आने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। यदि मैं बात करूँ सेकंड शेल के लिए तो क्या निकालेंगे, बोले E = क्या आने वाला है, -13.6। Z² कितना है, बोले 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखो 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इसका स्क्वायर करने वाले हैं, n की वैल्यू 2 हो गई तो ये 4 हो गया। तो E = क्या हो जाएगा, -3.4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, -3.4 आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम लोगों का आंसर चल रहा है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। यदि थर्ड शेल के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर E = क्या लिखा जाएगा, -13.6 अपॉन में, या यहीं पे इंटू करके लिख देता हूँ। पहले इंटू करके अपन क्या लिखेंगे, Z कितना होने वाला है 1 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 9 लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब ये लिखने के बाद जो है जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आने वाला है, E = -1.5 आने वाला है, ठीक है। फोर्थ शेल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बोले E = क्या होने वाला है, -13.6 इंटू ये तो 1 ही आने वाला है, अपॉन में क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। तो E = क्या आने वाला है, -0.85 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0.85 आने वाला है। देखिए ध्यान से कितना आने वाला है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे विशेष कि हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल की जो एनर्जी है वो हमको याद ही हो जानी चाहिए, ताकि आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। तो -13.6 फर्स्ट शेल की हो जाएगी, -3.4 सेकंड शेल की हो जाएगी, -1.5 जो है थर्ड शेल की हो जाएगी और -0.85 जो है फोर्थ शेल की एनर्जी हो जाएगी। तो हमको केवल वैल्यू पुट करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हीलियम प्लस होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, हीलियम प्लस होता है, इसकी जगह हमको क्या लिख के देता, हीलियम प्लस लिख के देता, ठीक। तो फिर हमको Z की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ती, 2 पुट करनी पड़ती, क्योंकि इसका Z कितना होता है, 2 होता है। तो यदि Z की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 4 होता जाता है, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता जाता है। तो बड़े आसानी से हम लोग काट के आंसर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मेरे हिसाब से तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से यदि हम लोग थोड़ा आगे चले तो अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है कि द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम प्लस आयन, ठीक। हीलियम प्लस आयन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ भी हमको n की वैल्यू नहीं दी गई है। अब n की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमको n क्या मान के चलना है, 1 मान के चलना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोले E = क्या है, बोले -13.6 इंटू Z²। Z कितना होने वाला है, बोले 4 होने वाला है, ठीक है।
और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, बोले n की वैल्यू 1 है। ठीक, इसको आगे हम लोग E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बोले -4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इंटू करके हम लोग आंसर लिख देंगे। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यदि जूल पर एटम में दिया है तो हम लोग इंटू कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का इंटू कर देंगे तो जूल पर एटम में चला जाएगा। ठीक, ये 54 पॉइंट के कुछ आसपास आने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कठिन चीज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको सोल्व करते आना चाहिए कि हमको z और n की वैल्यू पुट करते आनी चाहिए। ठीक, चलो तो यहाँ के बाद यदि हम लोग फिर आगे चलें, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आने वाली है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, ट्रांजिशन एनर्जी की यदि बात करें, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है मान लो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है। हर एक शेल की एनर्जी कैसी है, फिक्स है। अब वो 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर में जा रहा है, तो एनर्जी का तो एब्जॉर्प्शन होने वाला है। लेकिन कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे कि वो n इज इक्वल टू 2 में चला जाए या 3 में चला जाए या 4 में चला जाए, वही क्या होगी, उसकी ट्रांजिशन एनर्जी होगी। देखना ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने बनाया यहाँ पर एक न्यूक्लियस, ठीक, ये शेल बनाया मैंने यहाँ पर, उनको हम लोग ऐसे घुमा के बना सकते हैं। ठीक, तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, बोले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन मान लो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ चला गया, 2 में चला गया। ठीक, या हो सकता है यहाँ चला गया, या हो सकता है यहाँ चला गया। तो यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का हम लोग क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। वही क्या होने वाला है, ट्रांजिशन एनर्जी होने वाला है। या हो सकता है इलेक्ट्रॉन 4 से कहाँ आ जाए, 3 में आ जाए, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन 3 से कहाँ आ जाए, 2 में आ जाए। तो यहाँ ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, डेल ई। डेल ई क्या होता है, ट्रांजिशन एनर्जी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल किया जाए, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल किया जाएगा। यदि डेल ई की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यदि डेल ई की वैल्यू माइनस में आती है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक, अब ई फाइनल और ई इनिशियल का मतलब क्या है, उसको समझेंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसे इनिशियल एनर्जी बोला जाएगा। मान लो n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो e इनिशियल, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो e फाइनल कहलाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या कहलाएगा, e फाइनल कहलाएगा। तो e फाइनल माइनस e इनिशियल हम लोगों ने लिखा है। जैसे क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू थर्ड एनर्जी लेवल। अब देखेंगे ध्यान से, देखेंगे कि ये मैंने बनाया यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इनको हम लोगों ने KLMNOP से भी डिनोट किया है। यहाँ की एनर्जी मुझे पता है -13.6 होती है, यहाँ की एनर्जी मुझे पता है -3.4 होती है, ये हमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ पर -1.5 हो जाएगी, -0.85 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोले सेकंड से, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ की जो एनर्जी होगी ये इनिशियल एनर्जी होगी EI, और यहाँ की जो एनर्जी होगी ये एनर्जी कौन सी होगी, E फाइनल, सॉरी कौन सी होगी, E फाइनल होगी। इतनी बात तो समझ में आती है। यहाँ की एनर्जी कौन सी होगी, E फाइनल, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फाइनल एनर्जी वाला होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो इनिशियल एनर्जी वाला होगा। अब ट्रांजिशन एनर्जी बताना है। ठीक, तो ट्रांजिशन एनर्जी कैसे बताएंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोले डेल E इज इक्वल टू क्या है, बोले E फाइनल माइनस E इनिशियल, यही फॉर्मूला है। अब E फाइनल कितना है, बोले -1.5। ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने डेल E इज इक्वल टू क्या आएगा, -1.5 आने वाला है, यही आएगा। उसके बाद फिर माइनस करेंगे, माइनस कौन सा, फॉर्मूले वाला, और फिर माइनस क्या करेंगे 3.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, +3.4।
तो यहाँ डेल ई इज इक्वल टू, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर किस में आने वाला है, प्लस 1.9 के आसपास आंसर आने वाला है, पॉजिटिव में आंसर आया है। इसका मतलब क्या है कि लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर में जा रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर के इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से कहाँ जंप करेगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ क्या हो गया, ट्रांजिशन एनर्जी हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सभी।